हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। यूजीसी नेट जून 2023 की सीरीज चली जिसमें मैंने रिसर्च वाला पार्ट पढ़ा दिया, आपको हाइपोथेसिस पढ़ा दिया है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जनसंख्या और न्यायादर्श की बात करने जा रहे हैं, यानी यूनिवर्स और सैंपल, यानी पॉपुलेशन और सैंपल। जनसंख्या किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं, न्यायादर्श किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे जनसंख्या। एक होती है जनसंख्या किसे कहते हैं, समझना। तो जनसंख्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है जनसंख्या से तात्पर्य इकाइयों के संपूर्ण समूह से है। यानी इकाइयों के संपूर्ण समूह से है जिसमें इकाई के संपूर्ण समूह को रखा जाता है। देखो, जनसंख्या का जो शाब्दिक अर्थ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जनसंख्या का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मान लीजिए हमारे सामने जो पॉपुलेशन रखी है वो ऑल ओवर से होगी, वो हमारी पूरी जनसंख्या कहलाएगी। अब यहां पर हम जैसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर बात करेंगे, जैसे एक कढ़ाई में चावलों की संख्या। अब मान लीजिए मैंने एक आपको जनसंख्या ये वाली बात बताई है कि हमारे सामने जो भी संपूर्ण इकाई है वो टोटल ऑल ओवर से क्या हमारी जनसंख्या कहलाती है। अब मान लीजिए जनसंख्या की हम बात करें, पॉपुलेशन की या यूनिवर्स की हम बात करें, सार्वभौम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक शब्द मैंने आपको बताया कि एक कढ़ाई में चावलों की संख्या। अब जो एक कढ़ाई में हम चावल पका रहे हैं उस कढ़ाई में मान लीजिए चावल होंगे 1 लाख या 10 लाख या 1000 या 100। यानी अगर इस कढ़ाई की बात करें, इस कढ़ाई में देखो, इस कढ़ाई में जो चावलों की जो संख्या है, अगर हम मान लेते हैं वो चावलों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 लाख है। कितनी है? अब ये 1 लाख जो चावलों की संख्या है ये ऑल ओवर से हमारी क्या है, जनसंख्या है। ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑल ओवर से ये 1 लाख जो हमारी जनसंख्या है। क्लियर है? अब इसके साथ में आपको समझ में आएगा कि न्यायादर्श किसे कहते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा हेडिंग डालेंगे, न्यायादर्श। इसका दूसरा नाम प्रतिदर्श भी होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सैंपल। समझना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। अब देखो यहां पर बात ये आ रही है कि न्यायादर्श, देखो न्यायादर्श जनसंख्या का निम्नतम रूप होता है। जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्या करता है, जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो समझना है, अब ये कढ़ाई है, जैसे हम थोड़ा इसको समझेंगे, जैसे
अब मैंने आपको बताया कि कढ़ाई में चावल पका रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया था एक कढ़ाई में चावलों की संख्या, और यहां पर मैंने आपको बताया कि कढ़ाई में जो चावल पका रहे हैं, और यहां पर मैंने आपको बताया था इस कढ़ाई में चावल कितने, 1,00,000 हैं। अब 1,00,000 इस कढ़ाई में चावल हैं, तो उन चावलों को जब हम पका रहे हैं तो पूरे चावलों को तो निकाल के देखेंगे नहीं बीच बीच में कि ये चावल पक गए या नहीं पक गए, सबको मिसल मिसल के। तो हमने क्या किया कि इन 1,00,000 चावलों में से हमने 2 चावल के दाने निकाले, उन चावल के दानों को निकाल के ऐसे मिसल कर देख लिया और लगा कि वो चावल पक गए या नहीं पक गए। अगर वो चावल पूर्ण रूप से ऐसे फैस जाते हैं तो वो चावल पक गए, अगर वो थोड़ा टाइट होते तो चावल अभी अध पके हैं, और अगर उनमें थोड़ा कठोरपन है तो चावल अभी कच्चे हैं। अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि जो मैंने ये 2 चावल निकाले हैं, इन 2 चावलों ने कितने चावलों का प्रतिनिधित्व किया है, 1,00,000 चावलों का प्रतिनिधित्व किया है। वो 2 चावल हैं, वो 1,00,000 चावलों का सैंपल हैं। यानी आपको समझने वाली बात यह कि आपके सामने इतनी बड़ी जनसंख्या, अब पूरी जनसंख्या का तो हम मापन नहीं कर सकते, पूरे उन 1,00,000 चावलों को तो हम निकाल निकाल के चेक नहीं कर सकते। तो हमने उसमें से 2 चावल निकाले और 2 चावल को निकाल के टेस्ट किया कि वो चावल वो सच में पूरे पक गए या नहीं पक गए। अगर वो दोनों चावल पक गए तो 1,00,000 चावल पक गए, अगर दोनों चावल कच्चे हैं तो फिर 1,00,000 चावल नहीं पके हैं। यानी सैंपल का मतलब ये होता है कि जनसंख्या का कौन सा रूप बताया, मैंने आपको बाकायदा बताया, कौन सा रूप बताया, निम्नतम रूप बताया। कैसे बताया, निम्नतम। अब ये 1,00,000 तो संपूर्ण 1,00,000 में से 2 चावल मैंने निकाले थे तो वो निम्न ही तो थे, यानी निम्न ही तो थे। तो निम्नतम रूप है जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यहां पर ये बोले कि संपूर्ण जनसंख्या को परिभाषित भी कर सकता है तो एक को लिख देते हम, या अगर कॉमा कर करके लिखे तो संपूर्ण जनसंख्या को परिभाषित करे। अब जो संपूर्ण जनसंख्या को जो परिभाषित कर सकता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल ही तो कहलाएगा। मेरा समझाने का मतलब ही आपको ये है कि मान लीजिए जनसंख्या है यानी संपूर्ण इकाई है। अब हमारे सामने संपूर्ण इकाई कितनी है, 1,00,000 चावल है। कितने हैं, 1,00,000 चावल। अब मैंने बाद में आपको ये वाली बात बताई कि न्यायादर्श किसे कहते हैं, तो न्यायादर्श मैंने आपको बताया कि न्यायादर्श वो होता है जो संपूर्ण जनसंख्या एक सैंपल के तौर पे लिया जाता है, और उसमें से जो कुछ भी हम लेंगे वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी जनसंख्या को परिभाषित करेगा, वो हमारा ये कहलाएगा। अब मैंने बताया कढ़ाई में चावल पक रहे हैं, ठीक है, तो कितने चावल पक रहे, 1,00,000 चावल पक रहे। 1,00,000 में से मैंने कितने निकाले, 2 चावल निकाले, और उन 2 चावलों के आधार पर उन 1,00,000 चावलों की हमने भविष्यवाणी कर दी कि ये चावल पके या कच्चे, अध पके या अभी नहीं पके हैं। ये 2 चावल जो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे, ये 2 चावल जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। तो ये 2 चावल दाने जो हैं वो हमारे क्या कहला रहे हैं, सैंपल कहला रहे हैं। यानी 2 चावल के जो दाने वो हमारे क्या कहलाए, सैंपल कहलाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको ये भी कहता हूँ कि मेरी वीडियो को जितने लोग देखे उतने लोग शेयर के कमेंट कर दिया करें। चाहे 1 लोग देखे तो 1 लोग कमेंट, पर कमेंट जरूर किया करें, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, जो आपको ऐसा लगे। आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव करिए, अगर आपको लग रहा है नेगेटिव है तो नेगेटिव करिए, लेकिन कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो जनसंख्या वो 1,00,000 थी, और 1,00,000 को हम पूर्ण रूप से माप नहीं सकते हैं, तो हमने उसमें से 2 व्यक्ति निकाले और दोनों व्यक्तियों का टेस्ट किया, और उन दोनों व्यक्तियों टेस्ट के आधार पर पूरे 1,00,000 लोगों का हमने प्रतिनिधित्व कर दिया, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। समझ में आया नहीं है? अब एक डायग्राम से समझें। देखो ये हमारी क्या है, जनसंख्या है, और ये हमारा क्या है, न्यायादर्श है। यानी मान लीजिए ये हमारा क्या है, जनसंख्या, और ये हमारा क्या है,
न्यायाधीश। क्लियर है। अब मान लीजिए ये जो जनसंख्या हमारे पास वो कितनी है, मान लीजिए हमने मान ली 10 लाख, कितनी है। अब इन 10 लाख लोगों का तो हम भाई मापन नहीं कर सकते, 10 लाख लोगों को चेक नहीं कर सकते, तो इसमें से हमने कितने लोग ले लिए, इसमें से हमने 100 लोग ले लिए। कितने लोग ले लिए। अब ये जो 100 लोग हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इन 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यायाधीश कहलाता है। देखो मैंने आपको ये वाली बात समझाई कि हमारे सामने दो चीज़ आएंगी, एक पॉपुलेशन जनसंख्या आएगी और एक आएगा हमारा सैंपल यानी जनसंख्या और न्यायाधीश। जनसंख्या वो होगी जो हमारे सामने पूर्ण रूप से एक इकाई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि कढ़ाई में चावल पका रहे और जो कढ़ाई में जो टोटल चावल हैं वो हमारे कितने हैं, 1 लाख चावल है। 1 लाख चावल पक रहे हैं और 1 लाख चावल को तो बीच में निकाल के हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया उसका एक सैंपल लिया और सैंपल में हमने कितने चावल निकाले, 2 चावल के दाने निकाले। उन दोनों चावल के दानों के आधार पर हमने बता दिया कि ये 1 लाख दाने पक रहे हैं, वो कच्चे हैं, पके हैं, अध पके या बिल्कुल भी पके नहीं है। वो 2 चावल जो हमारे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। अब इसका एक डायग्राम मैंने बनाया कि मान लीजिए मेरे सामने है जनसंख्या दी गई 10 लाख। अब 10 लाख जो जनसंख्या दी गई, अब 10 लाख लोगों का तो मैं मापन नहीं कर सकता हूं, तो मैंने 10 लाख लोगों में से 100 लोग ऐसे लिए जो पूरे 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करें। अब आपसे ये पूछे 10 लाख क्या है, तो मैंने आपको बता दिया जनसंख्या है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि 100 लोग क्या है, तो आपको बता देना है वो है हमारा सैंपल। यानी जब भी आपको कोई डाटा दिया जाता है या जब भी आपको कोई समस्या दी जाती है, तो आप पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं करते, सॉरी पूरी जनसंख्या मापन नहीं करते हैं। आप ऐसा करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, एक क्षेत्र में से 10 लोगों को ले लेते हैं जो पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, दूसरे क्षेत्र में से 5 लोगों को ले लेते हैं, तीसरे क्षेत्र में से 5 लोगों को ले लेते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी सैंपल कहलाती है। क्लियर है। अभी हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, तो हमने प्रत्येक बालक से जाकर ये नहीं पूछा कि आपका कितने परसेंट है, आपके कितने परसेंट है, उनका एक एवरेज निकाली और उस एवरेज के आधार पर हमने बता दिया कि मान लीजिए हाई स्कूल का आया है 70% रिजल्ट रहा है और इंटर का रहा है 75%। अब ये जो 70% है हाई स्कूल में जितने भी स्टूडेंट बैठे होंगे उन सारे स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो 75% है जो सारे इंटर में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर बात है। अब इसको एक और एग्जांपल के मान लेते हैं कि हमने बोला कि 45 से लेकर 59% के बीच में जो लोग आएंगे उनको सेकंड डिवीजन दी जाएगी। दूसरी बात मान लीजिए 60% से लेकर 99% जो लोग आएंगे उनको फर्स्ट डिवीजन दी जाएगी, और जो 35 से लेकर 40% तक आएगा उनको थर्ड डिवीजन दी जाएगी। अब मान लीजिए ये जो इनमें से जो लोगों के बीच में आ रहे 60% और 99% दोनों का मान अलग अलग है ना, लेकिन दोनों को अलग अलग मान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने एक सैंपल लिया और सैंपल के आधार पर हमने इनको दे दिया फर्स्ट डिवीजन, इनको दिया सेकंड डिवीजन। अब किसी व्यक्ति की आती है 75% तो वो डायरेक्ट उसका अनुमान लगा सकता है किसी की फर्स्ट डिवीजन है। अगर किसी व्यक्ति की आती है 52% तो डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड डिवीजन है। तो आपको इतना ध्यान में रखना कि हमारे सामने जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उसमें से उसका छोटा सा भाग निकाल के और उसको परिभाषित करके उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, वो हमारी सैंपल कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, सैंपल कहलाती है। ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं जनसंख्या के प्रकार के, जनसंख्या होती कितने प्रकार की है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हम आगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अब मान लेते हैं हम जनसंख्या के प्रकार की बात करते हैं कि जनसंख्या कितने प्रकार की होती है। देखो, अब जनसंख्या के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमित जनसंख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमित जनसंख्या, या बात कर लेते पहले हम समजातीय संख्या की। पहले करेंगे हम समजातीय संख्या। समजातीय जनसंख्या समजातीय जनसंख्या। देखो, इस जनसंख्या में
प्रत्येक इकाई के गुण का मान एक ही होता है। अगर वो हम जैसे की बात करें, कढ़ाई में चावलों की संख्या, यानी कढ़ाई में चावल होंगे तो सारे पके होंगे तो सारे कच्चे होंगे तो सारे अध पके होंगे। यानी ऐसी जनसंख्या जिसमें प्रत्येक जितनी भी इकाई हैं, इकाई का मतलब जितने पॉइंट हैं, जितने व्यक्ति रह रहे हैं, जितनी जो भी वस्तु हैं, उन सबका मान एक ही होगा, वो समजातीय जनसंख्या कहलाएगी। दूसरी जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे विषमजातीय जनसंख्या। देखो विषम जाति कह गए, इस जनसंख्या में प्रत्येक इकाई के गुण का मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। हम जैसे की बात करते हैं, एक क्लास में, यानी विषम जाति जनसंख्या कहलाती है कि एक क्लास में जो छात्र हैं, एक क्लास में जो छात्र हैं, एक क्लास में छात्रों की संख्या एक क्लास में छात्रों की संख्या। अब इन दो को समझेंगे हम थोड़ा। देखो समजातीय संख्या और विषमजातीय जनसंख्या कहलाती है। समजातीय संख्या का मतलब आपको दो चीजों में याद रखना है, जिसमें प्रत्येक इकाई के गुण का मान कैसा हो, एक ही होता है। आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर प्रत्येक इकाई के गुण का जो मान है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कैसा रहता है, वो बदलता रहता है। कैसा रहता है, वो बदलता रहता है। वो क्या कहलाता है, हमारा विषमजातीय संख्या कहलाती है। मान लीजिए एक कढ़ाई में जो हमारे चावल हैं, उन चावलों को जो हम पका रहे हैं, तो किसी को भी निकाल के देख लें वो सेम एक जैसा ही निकलेगा। चाहे आप ऊपर से चावल को निकाल लीजिए, चाहे बीच में से निकाल लीजिए, चाहे लास्ट में से निकाल लीजिए। अगर चावल पकेंगे तो सारे एक साथ पकेंगे। ऐसा नहीं कि आधे अब पक के आधे आधे घंटे बाद पकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन विषम जातीय संख्या में मैंने आपको बताया कि जितनी भी जनसंख्या होगी उसका प्रत्येक का मान है वो बदलता रहेगा। मान लीजिए एक क्लास में छात्रों की संख्या, अब छात्रों की संख्या हम अगर एक क्लास में लेते हैं तो मान लीजिए किसी का वजन 20 किलोग्राम होगा तो किसी का 40 किलोग्राम होगा, किसी का 30 किलोग्राम होगा, किसी की रुचि कुछ होगी, किसी की रुचि कुछ होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो किसी की हाइट कम होगी। यानी जब प्रत्येक इकाई के गुण का मान यानी प्रत्येक जनसंख्या का जो मान बदलता रहता है उसको हम विषम जातीय जनसंख्या कहते हैं। यानी मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन जो जितनी भी ली है, उस पॉपुलेशन लेने के बाद हम जब प्रत्येक इकाई को चेक करते हैं तो प्रत्येक का मान अलग अलग आता है, वो विषम जातीय जनसंख्या कहलाती है। और जो हमने जनसंख्या ली है उन जनसंख्या में से प्रत्येक इकाई का मान एक ही आता है, वो समजातीय जनसंख्या कहलाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसको नोट करने के बाद हम जब बात करते हैं, देखो अब आती है हमारी सीमित जनसंख्या। तीसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे सीमित जनसंख्या। देखो अब सीमित जनसंख्या क्या होती है, वह जनसंख्या होती है जिसका मापन
आसानी से किया जा सके, आसानी या सरलता से किया जा सके, सरलता से किया जा सके। अब हम इसके जैसे की बात करें, अगर हम इसके जैसे की बात करें तो आपको बता देना है एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में इंटर के छात्रों की संख्या, इंटर के जो छात्रों की संख्या एक विशेष क्षेत्र में जो मापी जा सकती है वो हमारी सीमित जनसंख्या कहलाती है। सीमित का मतलब होता है ऐसी जनसंख्या जिसका मापन आसानी से और सरलता से किया जा सके, वो हमारी सीमित जनसंख्या कहलाती है। मान लीजिए मैंने आपको ये वाली बात बोली कि आप अलीगढ़ में, अलीगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक इगलास में या ब्लॉक खैर में, उसमें जितने भी इंटर कॉलेज हैं, उस ब्लॉक खैर में जितने इंटर कॉलेज हैं, उस इंटर कॉलेज में इंटर के छात्रों की नामांकन संख्या कितनी है। आपको पता है कि ब्लॉक खैर में 7 इंटर कॉलेज है और 7 इंटर कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन हुआ आप आराम से बता सकते हैं। यानी ऐसी जनसंख्या जिसका मापन आसानी से और सरलता से किया सके। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि एक किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले किसी की भी संख्या का मापन वो पूछे आपसे, उसका अध्ययन पूछे, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, वो हमारी कौन सी जनसंख्या कहलाती है, सीमित जनसंख्या कहलाती है, यानी सीमित जनसंख्या कहलाती है। अब इसके बाद में एक और आती है हमारी इधर, वो आती है असीमित जनसंख्या। वो कौन सी आती है? असीमित जनसंख्या। अब असीमित जनसंख्या कौन सी होती है? देखो, इस जनसंख्या का मापन आसानी और सरलता से नहीं किया जा सकता है। वो हमारी कौन सी जनसंख्या कहलाती है? वो हमारी असीमित जनसंख्या कहलाती है। देखो समझेंगे, अब इसको हम थोड़ा जैसे देख के पढ़ेंगे। देखो जैसे आकाश में नक्षत्रों की संख्या, देखो असीमित का मीन्स होता है जिसका कोई और छोर नहीं है। हमें यही ना पता कि भैया ये फैली कहाँ तक है, हम इसका मापन इस जन्म क्या 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। यानी वो हमारी जनसंख्या कौन सी कहलाती है? वो हमारी जनसंख्या कहलाती है असीमित। अब आकाश में नक्षत्रों की जनसंख्या पूछिए, आकाश में कितने नक्षत्र? भैया हमें क्या पता, जिसका कोई और छोर न हो, जो जीवन पर्यंत तक फैली हो, जिसका क्षेत्र व्यापक हो और जिसका मापन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, वो हमारी कौन सी कहलाती है? असीमित जनसंख्या कहलाती है। जबकि सीमित जो जनसंख्या कहलाती है, मैंने आपको एक बात बहुत अच्छी बताई है कि वो किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, इंटर कॉलेज के छात्रों की संख्या, हाई स्कूल के छात्रों की संख्या, नौकरी वाले की जनसंख्या की संख्या, एक किसी विशेष क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक जो कार्यरत है उनकी संख्या, ये सारी की सारी बातें वो हम किस में पढ़ सकते हैं? सीमित जनसंख्या में पढ़ सकते हैं। लेकिन असीमित जनसंख्या की बात वो होती है दोस्तों कि असीमित जिसका कोई और छोर नहीं है। हम कहाँ से भैया इसका मापन कर पाएंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या का मापन हम कहां से कर पाएंगे? वो हमारी कौन सी होती है? असीमित जनसंख्या होती है। नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आती है हमारी काल्पनिक और वास्तविक जनसंख्या। काल्पनिक और वास्तविक जनसंख्या। अब दूसरी की बात हम करते हैं
नेक्स्ट आती है वास्तविक जनसंख्या। देखो इस जनसंख्या का मापन बाह्य इंद्रियों द्वारा किया जा सके। बाह्य इंद्रियों द्वारा किया जा सके वो कौन सा हमारा कहलाता है, तो आपको बता देना है। जैसे महिलाओं की संख्या और डॉक्टरों की संख्या। इसके साथ में एक और पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक होती है हमारी काल्पनिक जनसंख्या। एक कौन सी होती है हमारी काल्पनिक जनसंख्या। काल्पनिक जनसंख्या क्या होती है कि जो अनुमान के आधार पर की जा सकती है, जो हमारी इमेजिनेशन के आधार पर की जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक जनसंख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, काल्पनिक जनसंख्या बोल सकते हैं। देखिए जब इस जनसंख्या का भौतिक आधार नहीं होता है, भौतिक आधार नहीं होता है, वो कौन सी जनसंख्या कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति के शील गुणों की संख्या या शील गुणों का अध्ययन, वो हमारी कौन सी कहलाती है, काल्पनिक जनसंख्या कहलाती है। आप समझे, मैंने आपको जनसंख्या पूरी बता दी है, न्यायादर्श का थोड़ा बहुत बता दिया, अभी आगे बताएंगे। जनसंख्या क्या बताया मैंने, जनसंख्या से तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों के संपूर्ण समूह से होते हैं, जिसमें इकाई के संपूर्ण समूह को रखा जाता है। जैसे एक कड़ाई में चावलों की संख्या 1 लाख है, वो टोटल जनसंख्या है हमारी। अब जनसंख्या समजातीय जनसंख्या होती है, विषमजातीय होती है, सीमित होती है, असीमित होती है, और वास्तविक होती है और काल्पनिक होती है। क्लियर बात है। अब समजातीय संख्या क्या होती है कि ऐसी जनसंख्या जिसमें रहने वाले प्रत्येक इकाई के समूह का मान एक ही हो, यानी आपके सामने 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों का मान एक ही हो, किसी को भी पकड़ लीजिए, वो हमारी सीमित जनसंख्या समजातीय कहलाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल बताया, एक कढ़ाई में चावलों की संख्या, मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक कढ़ाई में चावल कितने, 1000 हैं। अब किसी भी चावल को आप निकाल के देख लीजिए, 1000 के 1000 चावलों का जो मान है एक ही आएगा। अब मान लीजिए 1000 चावल हैं, तो मान लीजिए मैंने पहले चावल को निकाला तब भी उसका मान कितना आया, 5 आया। मैंने 999 वाले चावल को निकाला तब भी उसका मान कितना आया, 5 आया। यानी हमारे सामने जो जनसंख्या ली गई है, और ली गई जनसंख्या के किसी भी इकाई को आप उठा लीजिए, उस इकाई का मान सिर्फ एक ही रहेगा। वो हमारी कौन सी जनसंख्या कहलाएगी, वो समजातीय जनसंख्या कहलाएगी, किसी का चेंज नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर बताया 1000 चावल है मेरी कढ़ाई में, पहले नंबर का चावल निकाला उसका भी मान 5 आ रहा, और एक 999 नंबर वाले का चावल निकाला तब भी उसका मान 5 आ रहा, चेंज नहीं हो रहा। वो हमारी कौन सी जनसंख्या कहलाएगी, समजातीय जनसंख्या कहलाएगी। लेकिन विषमजातीय जनसंख्या कहलाएगी कि हमारे पास जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जितनी भी इकाई है, उस प्रत्येक इकाई का मान बदलता रहता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जनसंख्या प्रत्येक इकाई के गुण का मान बदलता रहता है। एक क्लास में छात्रों की संख्या, मान लीजिए मेरी जो क्लास है, उस क्लास को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इस विषम जाति की जब हम बात करते हो, जब मैं इस विषम जाति में जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब इस क्लास में मेरे पास 100 स्टूडेंट है। कितने, 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट से मैं जब पहले वाले स्टूडेंट का लेता हूं तो उसका मान जो वेट है वो कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम है। जब मैं 10 वाले नंबर वाले स्टूडेंट को लेता हूं उसका वेट कितना है, तो उसका है 30 किलोग्राम।
यानी विषम जातीय जनसंख्या का मतलब दोस्तों ये होता है कि मेरे पास जितनी भी जनसंख्या ली है उस जनसंख्या में जितनी भी इकाई है उस प्रत्येक इकाई का मान जो बदलता रहता है वो विषम जातीय जनसंख्या कहलाती है। मान लीजिए एक क्लास में छात्रों की संख्या, अब उस क्लास में 50 या 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंटों को कुछ भी ले लीजिए, रुचि भी उनकी डिफरेंट होगी, वेट भी डिफरेंट होगा, वैल्यू भी डिफरेंट होगा, उनका सामाजिक विकास भी डिफरेंट होगा, उनका मानसिक विकास भी डिफरेंट होगा। यानी समझने वाली बात हो है कि प्रत्येक इकाई के मान बदलता रहता है या प्रत्येक इकाई के गुण का मान बदलता रहता है, वो विषम जातीय जनसंख्या कहलाती है। जबकि किसी इकाई का मान बदले नहीं, वो समजातीय जनसंख्या कहलाती है। क्लियर है? अब उसके बाद आती है हम सीमित जनसंख्या। देखो सीमित जनसंख्या का मतलब ये होता है छोटा, संकुचित, मतलब छोटा, स्मॉल है। आपको ये बात बोल दी जाए कि मान लीजिए आप जाइए और दिल्ली में मान लीजिए एनसीआर में, जो एनसीआर दिल्ली है, ईस्ट वाली दिल्ली है, वेस्ट वाली दिल्ली है, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को दे दिया जाए और उसमें से कुछ इकाइयों को चयन करने के लिए दिया जाए, तो वो हमारी कौन सी जनसंख्या कहलाएगी? सीमित जनसंख्या कहलाएगी। मैंने लिखा एक विशेष क्षेत्र में एंटर के छात्रों की संख्या। मैंने आपको बता दिया, आप जाते हैं बुलंदशहर में और बुलंदशहर में एक कोई तहसील है, उस तहसील में कितने वकील हैं, उन वकीलों की गिनकर संख्या लेके आनी है। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में, यानी आपको कोई विशेष टारगेट दिया जाता है, असीमित नहीं, विशेष टारगेट दिया जाता है, उसी टारगेट को ध्यान में रखकर आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब असीमित होती है, जनसंख्या मापन आसानी और सरलता से नहीं किया जा सकता। भाई असीमित कहाँ तक है? आकाश में नक्षत्रों की संख्या। क्लियर है? अब वास्तविक जनसंख्या कौन सी होती है? वास्तविक जनसंख्या का मतलब होता है ऐसी जनसंख्या जिसका हम मापन बाह्य इंद्रियों के द्वारा कर सकें, बाह्य इंद्रियों के द्वारा कर सके, वो कौन सी जनसंख्या कहलाती है? वो वास्तविक जनसंख्या कहलाती है। अब मैंने यहां पर आपको बताया। अब देखो दो तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जिसका भौतिक आधार नहीं होता है वो कौन सी कहलाती है? काल्पनिक जनसंख्या कहलाती है। जिसका भौतिक आधार होता है वो कौन सी कहलाएगी? वास्तविक जनसंख्या। मैंने यहाँ पर लिखा है महिलाओं की संख्या है, डॉक्टरों की संख्या, बाह्य इंद्रियों द्वारा पता चल जाएगी कि भैया ये महिला है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये टीचर है, ये साइंटिस्ट है, सब कुछ पता चल जाए। लेकिन काल्पनिक में क्या होगा कि जिसमें कोई भौतिक आधार नहीं होगा, जिस जनसंख्या का कोई भौतिक आधार, भौतिक मीन्स फिजिकल, शारीरिक आधार नहीं होगा, वो काल्पनिक जनसंख्या कहलाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा एक व्यक्ति के सील गुणों का, सील गुण कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब भैया कहाँ कौन से पता चल रहा है? रुचि, आदत, गुस्सा करना, क्रोध, भाई ये क्या हमारे सील गुण तो माने जाते हैं। लेकिन जिनका कोई भौतिक आधार नहीं होता वो काल्पनिक कहलाते हैं। जिनका भौतिक आधार भी है और जिनको बाह्य इंद्रियों के द्वारा मापा जा सके, वो हमारी वास्तविक जनसंख्या। ये हमारी पूरी जनसंख्या थी। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सैंपल के बारे में। अब हम चलेंगे सैंपल के बारे में। सैंपल क्या होता है थोड़ा इसको समझेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दिया करें और कमेंट जरूर किया करें। रिक्वेस्टली हम बोले कमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव, जो आपको अच्छा लगे। समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव करिए, नहीं समझ में आ रहा तो नेगेटिव करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। मेरी वीडियो को चाहे एक लोग देखे, मेरी वीडियो को चाहे एक लोग देखे, लेकिन एक लोग वो भी कमेंट करके जाए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं अपने टीचिंग स्किल्स को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता हूं, और वो मुझे तब लेके जाऊंगा जब आप मेरी कमी बताओ। अगर कमी नहीं है तो मैं और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा हूं, अगर कमी है तो आप बताएं तो सही। और जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे तो कोई कमी नहीं आती। आपने ये वाली बात सुनिए, किसी व्यक्ति को अपनी कोई कमी नजर आती नहीं आती है ना। लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे कि सर आपके अंदर ये कमी है, कि आपके अंदर ये अच्छा है, बस कमेंट जरूर करें। अब उसके बाद आते हैं हम न्याय दर्श पे। उसके बाद हम आते हैं न्याय दर्श पे। दूसरा क्या होता है इसका नाम? प्रतिदर्श, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सैंपल। कहते हैं एक सैंपल तो लेके देख लेने दो, जो कार्य आप कर रहे हो सही कर रहे हो। देखो समझो, न्याय दर्श किसी जनसंख्या का निम्नतम रूप होता है, जो संपूर्ण जनसंख्या को
जो संपूर्ण जनसंख्या को परिभाषित करता है। अर्थात जनसंख्या का छोटा रूप क्या होता है? हमारा न्यायादर्श होता है। थोड़ा इसको समझेंगे कि जनसंख्या का जो छोटा रूप होता है वो न्यायादर्श होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या लिए उसमें से इतना छोटा सा ले लिया, वो हमारा न्यायादर्श कहलाता है। इसका डायग्राम भी थोड़ा समझ लेंगे, जो मैंने पहले भी बता दिया था, थोड़ा इधर भी और बता दे रहे हूँ। अब ये जो हमारा है, ये क्या हमारा, ये हमारी है जनसंख्या। कितनी है? मान लीजिए 10,000 है, और इसमें से हमने कितने लोग ले लिए? 100 लोग ले लिए, और ये हमारा क्या है? न्यायाधीश है। क्लियर है? यानी इस 10,000 लोगों को ये 100 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। न्यायाधीश को लाने का मीन्स ये था कि 10,000 लोगों को हम मापन नहीं कर सकते, हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम यहाँ 10,000 लोगों के गुणों का मापन कर सकें। हमारे पास ना तो समय है ना कुछ है, तो हमने 10,000 लोगों में से 100 लोग सैंपल ऐसे ले लिए जो पूरे के पूरे 10,000 लोगों को परिभाषित करते हैं। मैंने क्या बताया? न्यायाधीश किसी जनसंख्या का निम्नतम ही छोटा, 10,000 का शौक छोटा है, जो संपूर्ण जनसंख्या को परिभाषित करता है। अब ये 100 लोग किसको परिभाषित कर रहे हैं? 10,000 लोगों को परिभाषित कर रहे हैं, यानी जनसंख्या किसी न्यायाधीश किसी जनसंख्या का छोटा रूप होता। अब बात यहाँ पर ये होती है कि न्यायाधीश को लाने का मेन उद्देश्य क्या था, या न्यायाधीश क्यों लाया गया। अब बात चलते हैं न्यायाधीश की विशेषताओं की। सबसे बड़ी बात करेंगे हम न्यायाधीश की विशेषताओं की। अब यहां पर हम हेडिंग डालेंगे न्यायाधीश की विशेषता। अब न्यायाधीश की विशेषता कौन कौन सी होती है वो हम थोड़ा इनको समझेंगे। देखो, पहला आता है समय की बचत, धन की बचत, विस्तृत ज्ञान उपलब्ध होता है। यानी समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, विस्तृत ज्ञान उपलब्ध होता है। दूसरा, अधिक शुद्ध ज्ञान, यानी अधिक शुद्ध ज्ञान मिलेगा जब हमारे सामने छोटे वो होंगे, शुद्ध ज्ञान होगा। और गहन अध्ययन, नेक्स्ट आएगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट कौन सा आएगा? विश्वसनीयता आएगा। और यहां पर आता है संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन असंभव। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेन कार्ड ये होता है कि सैंपल को लाया क्यों गया। तो सैंपल को लाने का मेन रीजन ये था, तो मैंने लास्ट में ये लिखा है कि जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या उसका अध्ययन हमारे बस में नहीं था। यानी हमारे सामने जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम नहीं माप सकते हैं, तो हम किसको लेके आए? सैंपल को लेके आए। तो मैंने यहाँ पर सैंपल को लाने का मेन रीजन ये था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो सैंपल को लाया गया, तो आपको बताना क्या होगा। देखो, समझना है। एक तो समय की बचत होगी। समझना, एक व्यक्ति 10,000 लोगों को मापन कर रहा है और एक व्यक्ति 100 लोगों को मापन कर रहा है,
तो मान लीजिए समय की बचत होगी ना होगी, यहाँ पर 10,000 लोगों का व्यक्ति को मापन करने के लिए 1 महीना चाहिए, और यहाँ पर 100 लोगों का मापन करने के लिए उसे 1 दिन की जरूरत पड़ी, तो 29 दिन की बचत हुई ना। तो सैंपल को लाने का मेन से ये था कि समय की बचत होगी। दूसरी बात है धन की बचत होगी। यहाँ पर 10,000 लोगों पर मान लीजिए हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है, समय की बचत यहाँ और धन की बचत, मान लीजिए इस 10,000 लोगों पर हमारा जो रुपया खर्च हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख, और यहाँ पर जो 100 लोगों के पे खर्च हो रहा है वो हमारा हो रहा है 1,000। तो कितने बचे? 99,000 बचे। भाई समय की बचत हुई कि 1 दिन में 100 लोगों का अध्ययन हो गया, वहाँ पर 1 महीने में हो रहा तो 29 दिन की बचत हुई, और यहाँ पर 1,000 लोगों पर अध्ययन करने के लिए 1 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे 1,000 खर्च हो रहे हैं, तो 99,000 बचे। तो धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हम यहाँ पर 10,000 लोगों का मापन करेंगे तो जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि हमें पता है इतने लोगों का अध्ययन करना है। जब हमारे पास कम ही लोग हैं तो हम उनसे ज़्यादा टाइम मांगेंगे ना, उनसे ज़्यादा की बात, ज़्यादा उनसे ज़्यादा गहन अध्ययन की बात करेंगे, उनसे ज़्यादा उनसे ये पूछेंगे बताइए और क्या क्या जानते हैं आप लोग। तो आपको एक तो समय की बचत होगी, दूसरा गहन अध्ययन होगा, दूसरा धन की बचत होगी, अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। अधिक शुद्ध मतलब हम उनसे डीपली पूछेंगे ना, गहन जो पूछे और क्लियरिटी वाला ज्ञान पूछे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि बताओ जल्दी बताओ आपके पीछे और लोग, नहीं, हमें पता है ना हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। गहन अध्ययन हो गया, विश्वसनीयता की बात करेंगे, हम टोटल ये जान लेंगे कि ये जो बात सही बता रहा है गलत बता रहा है, या पहले जो लोगों ने इस पर जो अध्ययन किया था वो उन लोगों ने सही बताया गलत बताया, दोनों कंपेरिजन कर लेंगे। और मैंने आपको बताया संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसी वजह से किसको लाया गया? सैंपल को लाया गया। लेकिन अब आते हैं जनसंख्या न्यायादर्श के प्रकार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताने हैं न्यायादर्श के प्रकार। न्यायादर्श के प्रकार से कंपलसरी आप 2 से 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए। न्यायादर्श के प्रकार की बात करें तो आपको अगर ये पूछे न्यायादर्श के प्रकार कितने हैं तो आपको बता देना 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला हम बता देंगे संभाव्य न्यायादर्श, और दूसरा दोस्तों बता देंगे असंभाव्य न्यायादर्श। यानी एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये पुट हो गया न्यायादर्श के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, संभाव्य और संभाव्य। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि न्यायादर्श का जो संभाव्य न्यायादर्श है उसमें संभावना का स्थान होता है, और असंभाव्य न्यायादर्श में संभावना का कोई स्थान नहीं होता है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। न्यायादर्श के कितने प्रकार हैं आपको बताने? 2 प्रकार है, संभाव्य न्यायादर्श, असंभाव्य न्यायादर्श। संभाव्य न्यायादर्श, असंभाव्य न्यायादर्श में से किस न्यायादर्श में संभावना का स्थान होता है वो बताना। संभाव्य न्यायादर्श में संभावना का स्थान नहीं होता वो कहलाता असंभाव्य न्यायादर्श। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी संभाव्य असंभाव्य में संभावना और असंभावना का क्या मीन्स होता है। देखो 2 चीज हम पढ़ेंगे और आपके समझ में ही आएगी। देखो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे संभाव्य न्यायादर्श, मैं आपको समझा दे रहा हूं, और यहां पर मैंने आपको बताया असंभाव्य न्यायादर्श। समझना, अब मैं आपको बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संभावना का स्थान क्या होता है और असंभावना का स्थान क्या होता है। मान लीजिए संभाव्य न्यायादर्श के पास कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। और असंभाव्य न्यायादर्श के पास भी कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। जब संभाव्य न्यायादर्श की बात होगी तो वो उसने पहले से बोल दिया कि मेरा जो मन होगा मैं किसी को भी उठा सकता हूं, मेरा कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। वो यहाँ पर ये भी कह सकता है कि मान लीजिए ये 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों में से जो पहले 100 लोग हैं, पहले 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के दिमाग में ये वाली बात हो कि हमारा नंबर नहीं आएगा, यानी ये जो 9,999 वाला जो छात्र है, जो व्यक्ति है, वो ये अपने दिमाग में बात रख के बैठे कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, पीछे तक आएंगे तब तक वो मना कर देंगे ना,
संभावना का स्थान का मतलब ये होता है कि 10,000 में से हो सकता है वो 9,999 वाले व्यक्ति को उठा ले और या पहले वाले व्यक्ति को उठा ले। यानी 10,000 लोगों में से जो उसे मन में आएगा, जो उसे अच्छा लगेगा, वो उसको उठा सकता है। वहां पर अपनी कोई नहीं होगी। हो सकता है जो 10,000 वाले नंबर पर खड़ा है वो ज्यादा अच्छा हो तो पहले उसको हटा ले, और जो पहले नंबर पर खड़ा है उसको बिल्कुल ना उठाए। यानी 10,000 लोगों में से प्रत्येक लोग के दिमाग में ये वाली बात हो कि पता नहीं किसका नंबर आ जाए। भैया कोई पता ना, 10,000 वाले का नंबर आ सकता है, 5,000 वाले का नंबर आ सकता है, एक जो नंबर पहले नंबर पर खड़ा है उसका नंबर नहीं आ सकता। यानी मेरा समझाने का मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर जो 10,000 लोग बैठे हुए हैं, वो 10,000 जो जनसंख्या बैठी हुई है, उस जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये वाली बात हो कि नंबर किसी का भी आ सकता है, किसी को भी खड़ा किया जा सकता है कि हाँ आप बताएं। मान लीजिए हम क्लास में क्लास ले रहे हैं और हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं। जो सबसे लास्ट वाले रो पर बैठा हुआ है वो अपने दिमाग में ये वाली बात ना रखे कि मुझ तक तो नंबर आएगा नहीं, उसके दिमाग में ये वाली बात तो भैया सर तो ऐसे किसी को भी उठा सकते हैं। पूर्ण रूप से 50 लोगों को तैयार होकर बैठना है, नंबर किसी का भी आ सकता है। मतलब इन्होंने ये वाली बात बोली है कि जब संभाव्य न्यायादर्श की बात होगी और संभाव्य न्यायादर्श में जो व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों का मापन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में से किसी को उठाया जा सकता है। यानी अगर मेरे सामने 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों में से मुझे कितना सैंपल लेना है, 100 लोगों का सैंपल लेना है, तो 100 लोगों में 10,000 में 100 लोग जो ले जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ये ना कहे कि पहले 100 लिए जाएंगे। हो सकता है बीच वाले 100 ले लीजिए, हो सकता है लास्ट वाले 100 ले लिया, हो सकता है पहले 10 ले ली जाए, फिर बाद के बीच में 10 ले ली जाए। मतलब यहां पर ये वाली बात ना हो कि पहले से लेकर 10,000 तक जो व्यक्ति बैठे हैं उस 10,000 में से मुझे 100 व्यक्तियों का सैंपल लेना है तो मैं किसी भी 100 व्यक्तियों को उठा सकता हूं 9,000 के बाद वाले, 9,000 से पहले वाले, 1,000 से बाद वाले, 5,000 से पहले वाले। यानी जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन व्यक्तियों का चयन करूंगा। इस 10,000 में से कितने सैंपल लेने, 100 सैंपल लेने, और उन 100 सैंपल को लेने के लिए मुझे जो अच्छा होगा उसको लूंगा, चाहे वो लास्ट में बैठा हो चाहे पहले बैठा हो। यानी अगर आपसे यह पूछे कौन सा न्यायादर्श ऐसा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के शामिल होने की संभावना होती है, वो आपको कौन सा बता देना है, संभाव्य न्यायादर्श कहलाता है। 10,000 जनसंख्या है, 10,000 में से 100 लोग लेने हैं तो 100 लोग कोई से भी आ सकते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं पता भैया, नंबर किसी का भी आ सकता है क्योंकि स्थान किसका है, संभावना का स्थान है। क्लियर बात है, समझ में आ गया। असंभाव्य न्यायादर्श में मैंने आपको बताया संभावना का कोई स्थान नहीं होता। यहां पर जो शोधकर्ता होता है और जो सैंपल इस 10,000 में से उसको 100 सैंपल लेने हैं तो वो पक्षपात की भावना करेगा, जो उसे अच्छा लगेगा वो पहले वाले या वो पहले से डिसाइड कर देगा। यानी यहां पर आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि पक्षपात की भावना होगी। पक्षपात की भावना जो होगी वो कौन सा न्यायादर्श कहलाएगा, असंभाव्य न्यायादर्श कहलाएगा। यानी उसको जो अच्छा लगेगा, जो उससे क्लोज से संबंधित होंगे, जो उसके अध्ययन को ज्यादा और सुविधा करेंगे वो उनको लेगा। क्योंकि यहां पर जो 10,000 लोग बैठे हैं वो 10,000 लोग ये ना सोचे कि हमारा नंबर भी आ जाएगा ना, वो भैया शोधकर्ता के जो कलीन होंगे ना, जो सगे संबंधी होंगे, जो उसके क्लोज होंगे उन्हीं को लेगा। यहाँ पर सबके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सबके लिए जो जगह होती है वो कौन सा होता है, संभाव्य न्यायादर्श। अगर आपसे ये पूछे किस न्यायादर्श में प्रत्येक व्यक्ति के उसके न्यायाधीश में चुने जाने की संभावना होती है, संभाव्य न्यायाधीश। प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश में चुने जाने की संभावना नहीं होती है, असंभाव्य न्यायाधीश। किस न्यायाधीश में संभावना का स्थान होता है, संभाव्य न्यायाधीश। किस न्यायाधीश में संभावना का स्थान नहीं होता, असंभाव्य न्यायाधीश। क्लियर, पता चल गया। अब बात चलती है प्रकार की, कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रकार की तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों प्रकार की है। अब सबसे पहले जो हम हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल लें संभाव्य न्यायाधीश। अब इस संभाव्य न्यायाधीश में कौन कौन से आते हैं वो थोड़ा हमें समझना। देखो, पहला जो आएगा वो आएगा साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश।
पहला कौन सा आएगा? साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, दूसरा आएगा क्रमिक न्यायादर्श, तीसरा आएगा क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श। एक आएगा बहुस्तरीय न्यायादर्श, एक आएगा समूह न्यायादर्श, एक कौन सा आएगा? समूह न्यायादर्श आएगा, एक आएगा क्रम, और एक और आता है बहुरूपीय न्यायादर्श। एक कौन सा आएगा? बहुरूपीय न्यायादर्श आएगा। यानी ये जो 6 पॉइंट हैं ये किस न्यायादर्श में आते हैं वो आपको बताना है, संभाव्य न्यायादर्श में आते हैं। अब आते हैं असंभाव्य न्यायादर्श में। अब किस में आते हैं? असंभाव्य न्यायादर्श में। आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हो, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो पूर्ण रूप से। देखो अब दूसरी जो हम हेडिंग डालने वाले हैं दोस्तों, वो डालने वाले हैं असंभाव्य न्यायादर्श की। सौ % आपको यहां से मिलेगा। इसमें कौन सा था? पहला देखो आकस्मिक न्यायादर्श, सोद्देश्य न्यायादर्श, कोटा न्यायादर्श, निर्णीत न्यायादर्श, हिमकंदुक न्यायादर्श, हिमकंदुक न्यायादर्श यानी आकस्मिक, सोद्देश्य, कोटा, निर्णीत, हिमकंदुक न्यायादर्श। और एक और आता है संतृप्ति न्यायादर्श, और एक और होता है घनीभूत न्यायादर्श। एक और कौन सा होता है? ये जो हमारे टोटल आते हैं वो किस में आते हैं? हमारे असंभाव्य न्यायादर्श में। समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये वाली बात होती है कि मान लीजिए अगर उसने 3 यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिया, निम्न में से कौन सा असंभाव्य न्यायादर्श है या कौन सा संभाव्य न्यायादर्श नहीं, ये क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। 3 यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों वो देखो, एक तो आकस्मिक न्यायाधीश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोटा न्यायाधीश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साधारण यादृच्छिक, क्रमिक और क्रमबद्ध, और ये समझ लीजिए बहुस्तरीय, ये वाले भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। यानी सैंपल वाले चैप्टर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में और यूजीसी नेट जून 2023 वाले में। मैंने आपको बताया कि जो सैंपल होता है वो सैंपल किसी बड़ी जनसंख्या का बड़ा रूप जो होता है उसका एक छोटा सा रूप लेकर जनसंख्या को परिभाषित कर देना, वो हमारा सैंपल कहलाता है। मैंने उसके बाद ये बता दिया कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, शुद्ध ज्ञान होता है, विस्तृत जानकारी होती है और संपूर्ण जनसंख्या जनसंघ नहीं होता और विश्वसनीयता कहलाती है। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि सैंपल कितने प्रकार का होता है, तो मैंने आपको बताया सैंपल 2 प्रकार का होता है, संभाव्य यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। संभाव्य न्यायाधीश होता है कि जो एक शोधकर्ता जब शोध कार्य करता हो तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना पूर्ण रूप से होती है, बराबर है, नंबर किसी का भी आ सकता है, वो हमारा संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। यानी उस न्यायाधीश जिस न्यायाधीश में संभावना का स्थान होता है वो संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। संभाव्य न्यायाधीश के मैंने आपको प्रकार कितने बताए, तो आपको प्रकार अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर असंभाव्य न्यायाधीश के प्रकार की बात करें तो आपको बता देना 8 प्रकार है।
ऐसा न्यायाधीश जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश में चुने जाने की संभावना पूर्ण रूप से बराबर होती है, वो हमारा संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, तो साधारण यादृच्छिक न्यायाधीश होता है, क्रमिक न्यायाधीश होता है, क्रमबद्ध स्थिरीकृत न्यायाधीश होता है, बहुरूपी होता है, बहुस्तरीय होता है और समूह न्यायाधीश होता है। ये हमारे संभाव्य न्यायाधीश की बात है। असंभाव्य न्यायाधीश की बात होती है कि ऐसा न्यायाधीश जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के शामिल किए जाने की संभावना नहीं होती है। मैं शोध करता हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं उसको शामिल करूंगा। भैया अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पक्षपात की भावना किस न्यायाधीश में पाई जाती है, तो आपको बता देना है असंभाव्य न्यायाधीश में पक्षपात की भावना। पक्षपात की भावना अगर किस न्यायाधीश में पाई जा रही है तो आपको बता देना है असंभाव्य न्यायाधीश में पाई जा रही है, क्योंकि शोधकर्ता प्रत्येक व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकता है। उसे जो अच्छा लगेगा, जो सुंदर है, स्मार्ट है, ज़्यादा पैसे वाला है और जो ज़्यादा मेरे क्लोज है, मैं उसको पसंद करूंगा ना, जो उसको शामिल करूंगा, वो हमारा क्या कहलाता है, संभाव्य न्यायाधीश कहलाता है। असंभाव्य न्यायाधीश में क्या होता है, संभावना का कोई स्थान नहीं होता। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो आकस्मिक होता है, सोद्देश्य होता है, कोटा होता है, निर्णय होता है, घनीभ होता है, प्रासंगिक होता है, हिमकंद होता है और संतृप्ति होता है। ये हैं। अब इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है आगे बताएंगे। अब तक जो मैंने पुटअप किया पढ़ाया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक काम और करिएगा आप, एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीधे चल रही है। अब की बार अगर साथ आप जुड़े रहे तो अब की बार नेट पास करा के भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास हमारी वीडियो पहुंचेगी नहीं, तब तक आप वीडियो पहुंचेगी नहीं, तब तक आपको नेट पास नहीं होगा। जब तक नेट पास नहीं होता आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे भाई? सिंपल सा बात है, आपका मेन रीजन क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और जिस दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उस दिन आप याद करेंगे हमको कि हमारा नेट उन सर की वजह से पास हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है।